आज हम बात करेंगे अपने ईवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। अध्ययन की बात करेंगे। हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पहला क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से देख लो। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे कि टेपियोका, कसावा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इससे बने खाने को चाव से खाते हैं। ये राज्य होना चाहिए। यानी कि हमने एक क्या किया कि किसी की जीवन शैली ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात की और कहा कि यहाँ के रहन सहन कैसा है, बहुत ही साधारण है। और यहाँ के लोगों के जो होते हैं वो खाने की वस्तुएं जैसे कि टेपियोका है और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं, उसे बड़ी चाव से खाते हैं। तो वो राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है उड़ीसा। जल्दी से बताइए। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। ठीक है, केरल में राज्य है जहाँ के लोग वस्तुओं जैसे कि टेपियोका है और नारियल है उसको अपने घर के आंगन में उगाते हैं, फिर उसे उस खाने को बड़े ही चाव से क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यानी कि कोई व्यक्ति क्या, उसने ग्रामीण लोगों के बारे में बताया, जैसे कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, उनका रहन सहन बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मतलब उनके अंदर वो नहीं है, बहुत अच्छे से वो रहते हैं, बहुत साधारण लोग हैं। खाने की वस्तुएं होती हैं जैसे कि टेपियोका वगैरह है, जिसे कसावा कहते हैं, और नारियल उसको अपने घर के आंगन में उगाते हैं, फिर उसे बने खाने को बड़े ही चाव से वो खाते हैं। ये जीवन शैली किस राज्य से संबंधित थी? तो ये केरल राज्य के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वहीं असम का प्रमुख व्यंजन मौनसोर टेगा है, करी है, और इसमें मछली की धीमी आंच में टमाटर और नींबू से बने शोरबे के साथ पकाया जाता है। तो अगर मतलब ये आपका पूछा गया प्रीवियस ईयर में, अगर ये ना पूछकर आपसे ये पूछ ले कि मसूर टेगा करी कहाँ का प्रमुख व्यंजन है, तो वो असम का होगा। ठीक है, इसमें मछली को क्या करते हैं, बहुत ही धीमी आंच में टमाटर और नींबू से बने शोरबे के साथ क्या किया जाता है, पकाया जाता है। तो बाकी आपको स्टेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ये इन्वायरमेंटल स्टडीज है इसमें पूछ लेता है इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा है कि मिज़ोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं और उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज एंड नथिंग इज ग्रोन देयर फॉर सम ईयर्स। मतलब कह रहा है कि जो हमारी झूम खेती है, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, झूम खेती इसमें क्या है, मिजोरम के जंगलों में की जाती है। तो इस पे जो हमारे कथन दिए गए हैं, इन पे बताना है कौन सा कथन सही है। ऐसा हम करते हैं कि एक फसल जब कट जाती है उसके बाद उस भूमि को कैसे छोड़ देते हैं, खुला, और उसके कुछ वर्षों तक, कुछ सालों तक उस पर कुछ भी नहीं उगाते। ये बताओ सही है कि नहीं है। सेकेंड है कि इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। द बम्बू और बीड्स विच ग्रो ऑन डेट लैंड आर कट एंड बर्न्ड। यानी कि जिस भूमि पर जो भी बांस और खरपतवार होते हैं, उगते हैं, उन्हें काट कर हम जला देते हैं। थर्ड है कि इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। द लैंड इज देन प्लाग्ड डीपली बिफोर शोइंग द सीड्स। और चौथा है कि रासायनिक उर्वरक और जो कीटनाशक हैं उनका उपयोग हम आवश्यकता अनुसार करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड एज पर नीड। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है। मैंने आपको झूम खेती के बारे में बताया था। झूम खेती जो होती है वो हमारे पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, और ये मिज़ोरम के बारे में बात कर रहा है। तो उसमें क्या करती है, उगाया जाता है फसल, उसके बाद उसे काट कर जला दिया जाता है। तो उर्वरक और कीटनाशक की बात होगी नहीं, बीज को बोने से पहले भूमि को जोतेंगे नहीं। नेक्स्ट है कि एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे कि मक्का है, चावल है, मिर्च है और सब्जियों को उगाया जाता है। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, राइस, चिलीज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से चूज करना है। पहला है पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ABC सही है। दूसरा है कि BCD सही है। तीसरा है कि CDE सही है। चौथा है कि ABE सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
कि इसमें ए, बी और ये सही है। यानी कि जो हमारी मिज़ोरम है इसके जंगलों में की जाने वाली जो झूम खेती है उसके संबंध में सही कथन है कि एक फसल काटने के बाद उस भूमि को हम खुला छोड़ देते हैं और कुछ वर्षों तक उसमें कुछ नहीं उगाते। अब आपसे पूछे कि झूम खेती जहाँ की जाती है वो झूम खेती होती क्या है, तो जो झूम खेती है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में की जाती है। मिज़ोरम की बात करें तो उसमें की जाती है और एक फसल को जब हम काट लेते हैं तो कुछ सालों तक उसमें हम कुछ नहीं बोते, उसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इस भूमि पर उगने वाले जो बांसों और खरपतवारें होते हैं उनको काट कर जला देते हैं और एक ही खेत में हम अलग अलग तरह की फसलें जैसे कि मक्का, चावल, मिर्च, सब्जियां इनको उगाते हैं। इस तरह से हमारा ए, बी, ई तीनों कथन इसके बारे में बिल्कुल सही है। ठीक है, जबकि बीज बोने से पहले भूमि को गहरा नहीं जोता है और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता। इस तरह से सी और डी कथन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो दो चीज़ें याद रखना, इसमें ना तो भूमि को गहरा जोता जाता है ना ही कीटनाशक प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि सोल्व द फॉलोइंग रिडल। पिछली बार भी आपको पहेली मिली थी, फिर से पहेली है क्योंकि इन्वायरमेंट स्टडीज़ में पहेली पूछी जाती है। नीचे दी गई पहेली को हल करना है। हमारी पहेली है, काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में मैं डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, इसका हल है। तो ये हमारी पहली दी गई थी, इसके बारे में बताना था ये क्या है। ऑप्शन ए है पेपर यानी कि काली मिर्च, ऑप्शन बी है कैडमम यानी कि इलायची, ऑप्शन सी है मस्टर्ड यानी कि सरसों और ऑप्शन डी है क्लोव यानी कि लौंग। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। तो हमारे ऑप्शन भी कह रहा है, मतलब हमारे एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि काले काले मोती जैसे छोटी सी पर गोल हूँ मैं। मिर्च कैसी होती है, काली मिर्च छोटी सी होती है, गोल गोल काले काली होती है ना। बारीक पिसी या दरदरी में तीखे स्वाद वाली हो, तो स्वाद कैसा है उसका, तीखा सा होता है। मीठे में और नमकीन दोनों में डाली जाती है। तो सोचो कौन हूँ मैं, तो मैं हूँ जाएगा काली मिर्च। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान यानी कि ढूंढ लेता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइंड हिज फीमेल फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हर स्मेल। ऑप्शन ए ईगल यानी कि बाज, ऑप्शन बी है सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम कीट, ऑप्शन सी है मॉस्किटो यानी कि मच्छर, ऑप्शन डी है बटरफ्लाई यानी कि तितली। तो बताइए वो कौन होता है जो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो वो होता है रेशम कीट यानी कि सिल्क वॉर्म। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिल्क वॉर्म क्या होता है, ये अपनी मादा को क्या कर लेता है, उसकी गंध से बहुत किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। एक्सप्लेनेशन भी है कि रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान यानी कि ढूंढ लेता है। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलता है जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। कौन देता है, अंडा देता है मादा रेशम। मादा रेशम क्या करती है, मादा रेशम अंडे देती है जिससे निकलता है लार्वा जो कि कैटरपिलर, इल्ली या फिर रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो ये प्यूपा यानी कि कोशित जो होता है वही कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेते हैं। ये जाल अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। रेशम जो होता है उसको प्राप्त करने के लिए सहतूत के पेड़ों पर रेशम कीटों का पालन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा ही जाता है कि रेशम कौन से पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो सहतूत के पेड़ से प्राप्त किया जाता है और उनके कोकिनों को कर्त करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। और रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। एक नंबर रिपीटेड में पूछा गया था पिछली बार कि रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, इस सहतूत के पेड़ से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सिटीज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल एंजॉय ड्रिंकिंग ऑफ हॉट कावा विद आलमंड्स एंड कैडमम। यानी कि निम्नलिखित में से हम उस शहर को जानना है जहाँ के अधिकांश लोग यानी बहुत ज़्यादा लोग इलायची और बादाम डला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। पहला है शिलोंग, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है श्रीनगर। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन
डी श्रीनगर, श्रीनगर जो कि जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है और यहाँ डल झील स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखना। वे शहर हमारा श्रीनगर है जहाँ के बहुत ज़्यादा लोग इलायची और बादाम डाला हुआ जो गर्म कहवा है उसे पीना पसंद करते हैं, क्योंकि श्रीनगर में काफ़ी ठंड होती है इसीलिए। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की कैपिटल भी है। हैदराबाद की बात करें तो 1948 में यहाँ ऑपरेशन पोलो हुआ था, ये भी याद रखना। शिलोंग ये मेघालय की कैपिटल है और अभी रिसेंटली 21 जनवरी को इसका मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया है। रिसेंट डेली के डेली हम आपके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्विज भी लेते हैं, तो उन्हें भी देखा कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और होम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट आती है तो उस पर हम देते हैं। हमारा एक्सप्लेनेशन है कि श्रीनगर के अधिकांश लोग जो होते हैं वो इलायची और बादाम डला हुआ जो गर्म कहवा होता है उसको पीना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। शिलोंग जो है पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में स्थित एक पर्वतीय स्थल है और मेघालय की राजधानी है। शिलोंग कहाँ है, मेघालय में स्थित है और ये मेघालय की कैपिटल है, ये पूर्वोत्तर भारत का है। मेघालय में जो है वो खासी जनजाति के मांसाहार के शौकीन होते हैं। ये लोग अक्सर सूअर और मछली खाना पसंद करते हैं और यहाँ मछली का अचार बहुत ज़्यादा मशहूर होता है। जो पर्यटक आते हैं वो ज़रूर लेते हैं। हैदराबाद का मशहूर व्यंजन हैदराबादी बिरयानी है, ये भी याद रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं स्पेशल जगह की स्पेशल चीज़ें याद रखा कीजिए, एग्जाम में से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में विवरण दिया है। मतलब ये बता रहा है कि कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा घूमा या ग्रामीण क्षेत्र है उसके बारे में बता रहा है, तो आपको ये बताना है कि जो हम आपको ये विवरण देंगे किस जगह का है। उस जगह में भारी वर्षा होने के कारण वहाँ के जो लोग होते हैं वो ज़मीन से 3 मीटर से 3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फीट तक ऊंचाई पर मजबूत जो बांस का खंभा होता है उस पर बने हैं। लोग घरों में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो है वहाँ इस जगह पे होती है बहुत ज़्यादा वर्षा, तो यहाँ के लोग घर जो होता है अपनी ज़मीन से ऊपर ही बनाते हैं, 3 मीटर या 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फीट तक। ठीक है, जो बांस के खंभे होते हैं उन पर इनका घर बना होता है और प्रवेश करने के लिए उसमें किसका प्रयोग करते हैं, सीढ़ी का। रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने हैं और इनकी छतें ढालू हैं। तो ये राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है असम। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। ठीक है, हमारा से आंसर असम हो जाएगा। वहीं असम की कैपिटल है दिसपुर, झारखंड की कैपिटल है रांची, मिजोरम की आइजोल और हिमाचल प्रदेश की शिमला या धर्मशाला। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमारी कैपिटल से भी पूछ लेता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, तो वो भी याद रखना है। वैसे यूपी टेट में ये ज़्यादा पूछता है। एक्सप्लेनेशन है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण किया है और वहाँ के लोगों के बारे में बताया है कि वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए घर से जो होते हैं वो ज़मीन से ऊपर घर बने होते हैं 3 या 3.5 फीट यानी 10 से 12 फीट ऊंचे, 3.5 मीटर, 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। बांस के खम्भों पर ये बने होते हैं। आने जाने के लिए हम इसमें सीढ़ी का प्रयोग करते हैं रात में, और ये सीढ़ी क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो ये असम राज्य से संबंधित है। वहीं इस प्रकार के घरों को असम में सेटल्ड हाउस भी कहते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों यानी स्थलों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई हो तो इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी निकटतम में? पहला ऑप्शन है 22 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 21 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 20 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 19 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी 21 किलोमीटर। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जो टूरिस्ट गाइड है उसके मानचित्र में दिए गए पैमाने के अनुसार 1 सेंटीमीटर 990 मीटर दिया गया होता है। दोनों स्थानों के बीच की मानक दूरी 21.2 सेंटीमीटर दी गई है और दोनों स्थानों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। तो इस तरह से हम पूरा इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो होगा वो 21 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है
कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने यानी होने वाले 2 रोगों के बारे में, तो जोड़े के बारे में बताना है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर, एक जोड़ा चुनना है ऑफ डिजीज स्प्रेड कुछ ड्यू टू मॉस्किटोस, यानी मच्छर के द्वारा जो रोग फैलते हैं। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें पहचानने हैं। ऑप्शन ए है मलेरिया और मियादी बुखार यानी मलेरिया एंड टाइफाइड। ऑप्शन बी है चिकनगुनिया और डेंगू। ऑप्शन सी है हैजा और मियादी बुखार टाइफाइड। चौथा है डेंगू और हैजा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिकनगुनिया एंड डेंगू। जैसे आपने देखा होगा कि चिकनगुनिया है और डेंगू ये बहुत ज़्यादा फैलता है मच्छरों के द्वारा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि मच्छरों द्वारा फैलने यानी कि होने वाले 2 रोग हैं, उनके जोड़े हैं चिकनगुनिया और डेंगू। डेंगू मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी होती है जो डेंगू वायरस यानी कि जीनस फ्लेवी वायरस के कारण होती है। तो आपसे पूछ लेगा डेंगू वायरस किसके कारण फैलता है? जीनस फ्लेवी वायरस के द्वारा। इनका प्रसार मच्छरों के द्वारा होता है और कई जीनस एडिस प्रजातियां मुख्य रूप से एडिस इजिप्ट भी होती हैं। वहीं डेंगू बुखार को हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। पिछली बार प्रीवियस ईयर में रिपीटेड के पूछा गया था हड्डी तोड़ बुखार किस नाम से जाना जाता है? उसे डेंगू बुखार कहते हैं। ये चिकनगुनिया पीतज्वर और जीका संक्रमण का वाहक होता है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम में इसके लिए से सारे चलाए गए हैं। वही सब याद रखना। इसमें क्या होता है कि तेज बुखार आता है डेंगू में, त्वचा पर चेचक जैसे लाल चकत्ते हो जाते हैं और मांसपेशियों और जोड़ों में हमें दर्द होता है। चिकनगुनिया में क्या होता है? सिर में दर्द होता है, थकान होती है और जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पंछियों का वे युगल यानी जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। यानी कि हमें इसमें से उस जोड़े को चुनना है जो दृष्टि में जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है और हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरियों को वो देख सकता है वस्तुओं को। ऑप्शन ए है कौवा और चील क्रॉ एंड काइट। ऑप्शन बी है बाज और गिद्ध ईगल एंड वल्चर। ऑप्शन सी है शकरखोरा और बाज सनबर्ड एंड ईगल। और ऑप्शन डी है कौवा और गिद्ध क्रो एंड वल्चर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाज और गिद्ध। बाज जैसी नज़र तो कहते नहीं है गिद्ध जैसी नज़र, यानी कि हमारी तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक होती है, 4 गुना अधिक वस्तुओं को देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भी है कि पंछियों में बाज और गिद्ध की दृष्टि अन्य पंछियों की तुलना में कैसी होती है? श्रेष्ठ। और ये हमारी तुलना में 4 गुना दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। बाज एक शिकारी पंछी है और इसके पंख पतले तथा मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बाज कैसा होता है? एक शिकारी पंछी होता है, मतलब शिकार करता है और इसके पंख होते हैं बहुत ज़्यादा पतले और मुड़े हुए, जो उस तेज गति से उड़ने और उस गति से अपनी दिशा बदलने में भी सहायता करता है। ये भी याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राज्य जहाँ तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है? ठीक है, द स्टेट इन विच द वर्ड तोरांग इज मीन और जंगल। ऑप्शन ए है मिजोरम। ऑप्शन बी है झारखंड। ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। हमें इसमें से वो राज्य चुनना है जहाँ तोरांग का अर्थ होता है जंगल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है, झारखंड में जो है तोरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि तोरांग नाम का अर्थ होता है झारखंड। तोरांग मतलब झारखंड में तोरांग नाम का अर्थ झारखंड में होता है जंगल। लोग कहते हैं मैं तोरांग जा रहा हूँ, मतलब मैं जंगल जा रहा हूँ। झारखंड में तोरांग को बोलते हैं जंगल। ठीक है, झारखंड में कुड़ुक भाषा झारखंड के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है, जिसमें जंगल का वर्णन करने के लिए तोरांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिछली बार तो ये सारा आपका पूछा गया था, ये भी पूछ लेता है कि झारखंड के आदिवासियों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कुड़ुक भाषा बोली जाती है। इसलिए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट है। तोरांग शब्द का प्रयोग किया जाता है जंगल के लिए और कई राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय में कुड़ुक सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और एक द्रविड़ भाषा है। आदिवासियों के लोग जंगल के पास रहते थे। अपनी बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन दवा आदि के लिए जंगल पर ही निर्भर रहेंगे, भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखो रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, डायरेक्शन वाला ही पूछते, तो डायरेक्शन थोड़ा देख के जाना क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में ये पूछता है। कह रहा है कि किसी छात्रा का घर एक्स और उसका विद्यालय वाई पर है तथा एक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए भी छात्र पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है।
फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक पूरब में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह अपने जो सी के ठीक पूरब में 60 मीटर की दूरी पर है। तो विद्यालय के सापेक्ष में उसके घर की सही दिशा बतानी है। ऑप्शन ए है साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब, ऑप्शन बी है साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब और ऑप्शन डी है नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। विद्यालय के सापेक्ष में उसके घर की सही दिशा उत्तर पश्चिम है। कैसे हुई ये देख लीजिए जरा। ये हमारा एक्सप्लेनेशन से इस तरह से ऐसे ऐसे हुआ, जिस इसको तो उत्तर के बोलते हैं और इसको पूरब बोलते हैं। उनके जो बीच में है इसको हम उत्तर पूरब बोलेंगे, इसको हम पश्चिम बोलेंगे और इसको उत्तर बोलेंगे। इनके बीच में उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इसको दक्षिण बोलेंगे और इसको पश्चिम बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इसको दक्षिण इसको पूरब, तो ये दक्षिण पूरब हो जाएगा। 4 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गिनिए उत्तर पूरब दक्षिण और पश्चिम। बीच में उत्तर पूरब हमारा, यहाँ पे उत्तर पश्चिम, यहाँ पे उत्तर पूरब, यहाँ पे दक्षिण पूरब, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि एक ट्रेन भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को 20:30 यानी कि 8:30 8:30 बजे चलकर 24 नवंबर 2022 को 3 बजे नागरकोइल रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि ट्रेन ने इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच 1877 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल कितनी है निकटतम में। ऑप्शन ए है 58 किलोमीटर प्रति आवर्स, ऑप्शन बी है 59 किलोमीटर प्रति आवर्स, ऑप्शन डी सी है 60 किलोमीटर प्रति आवर्स, ऑप्शन डी है 62 किलोमीटर प्रति आवर्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 62 किलोमीटर प्रति आवर्स यानी 62 किलोमीटर घंटा। एक्सप्लेनेशन से 22 नवंबर को कुल समय चली ट्रेन इस तरह से, 23 नवंबर को कुल समय चली ट्रेन 24 घंटा, 24 नवंबर को कुल लगा समय और कुल तय दूरी। ठीक है, अतः औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत प्रदेश राज्य हैं। 3 ऑप्शन ए है गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ झारखंड और ऑप्शन डी है गुजरात तेलंगाना उड़ीसा। देखो सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है। मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो ऐसे कुछ स्टेट हैं जिनके बारे में पूछ लेगा। पूर्वोत्तर भारत के स्टेट्स के बारे में पूछ लेता है, किसकी बाउंड्री किसके साथ टच होती है। तो थोड़ा बहुत ये भी देख कर जाना, भी आपके पास टाइम है। ठीक है, इसलिए पहले सारे प्रीवियस ईयर देखिए, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखिए, किस तरह टाइप में किसी टॉपिक से ज़्यादा लिए ये उस टॉपिक को नोट कीजिए, वही आपके लिए ज़रूरी होगा। तो सारे प्रीवियस ईयर सुबह देखा कीजिए और शाम को भी अब हम आपके जूनियर लेवल के लेकर आ रहे हैं उसे भी देखा कीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के 3 सीमागत राज्य हैं गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री टच करते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश पहला क्वेश्चन है, कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है 5। इसके अलावा मध्य प्रदेश क्यों पड़ा, क्योंकि भारत के मध्य में स्थित है यानी बीच में। ये उत्तर पूरब यानी कि उत्तर पूरब में उत्तर प्रदेश के साथ, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र के साथ, दक्षिण पूरब में छत्तीसगढ़ के साथ, उत्तर पश्चिम में राजस्थान के साथ और पश्चिम में गुजरात के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। मध्य प्रदेश पूर्णतः चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है और प्रदेश की सीमा ना तो किसी सागर सीमा से स्पर्श करती है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। ये देश के मध्य में स्थित है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रखना, आज मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा। ये किसी भी सागर के साथ अपनी सीमा स्पर्श नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्थलों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है। ठीक है, और ना ही अंतर्राष्ट्रीय किसी भी देश के साथ ये स्पर्श करता है। ठीक है, इसे भारत का हृदय भी कहते हैं, इसलिए हृदय प्रदेश भी कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये राज्य है। राज्य की अधिकतम सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो याद रखना,
हमारे मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। भारत के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसे हम मध्य प्रदेश भी कहते हैं। राजस्थान के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला क्वेश्चन तो ये भी मिल गया था, राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैविंग कोस्ट ऑन द अरेबियन सी आर, यानी राज्यों का बेसमूह चुनना है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। पहला हमारा है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और चौथा है गुजरात, केरल और तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। राज्यों का बेसमूह जो समुद्र तट अरब सागर में है, तो अरब सागर में केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। ठीक है, केरल की कैपिटल है हमारी तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र की मुंबई, कर्नाटक की बेंगलोर। और एक्सप्लेनेशन भी है कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात राज्य अरब सागर के तट पर है, जबकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना ये बंगाल की खाड़ी में है। भारत बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रदीपीय तट से बना हुआ है। ठीक है, प्रायद्वीपीय स्थल का भूभाग जो 3 वजह से घिरा हुआ था उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर कंपैरिजन वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। बहुत इजी है कि हमें वो चुनना है, वो जोड़ा चुनना है जो देश के एक राज्यों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हमें बताते हैं। पिछली बार भी ये सब एक आया था, आपने पिछले बार सीटेट का पेपर जो 6 फरवरी को मैंने करवाया था, वो भी मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है ना, देखिए जाके देख लेना। तो उसको भी आया था सेम और इसमें भी सेम ही आया है। तो ऑप्शन ए है लक्षद्वीप और पुडुचेरी, दूसरा है चंडीगढ़ और दिल्ली, तीसरा है नागालैंड और लद्दाख, चौथा है मणिपुर और मेघालय। क्वेश्चन चेंज है, मतलब क्वेश्चन आपका चेंज किया गया है पर वही सब है, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। तो लक्षद्वीप पुडुचेरी दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, ये होगा नहीं। चंडीगढ़ दिल्ली दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, मणिपुर मेघालय दोनों भारत के राज्य हैं। सही आंसर तो इसमें हमारा एक ही हो जाएगा, नागालैंड और लद्दाख। नागालैंड भारत का राज्य है और लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखना ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब भारत के बना दिए गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। एक्सप्लेनेशन भी है कि नागालैंड और लद्दाख हमारे देश में एक राज्य है नागालैंड और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। राज्य हम उस इकाई को कहते हैं जो एक शासन सरकार के द्वारा अधीन होती है। राज्य का अपना अलग विधानमंडल होता है और राज्य का मुखिया वहाँ का क्या होता है, मुख्यमंत्री। जबकि केंद्र शासित प्रदेश वो होता है जो भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई होती है। भारत का राष्ट्रपति उसे चलाता है, उसका संचालक होता है। ठीक है, उसके द्वारा उपराज्यपाल को नामित किया जाता है। गोजी का पहला क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस की रमा अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी, वे संकेंद्रित थी। रमा was referring to attention, memory, problem solving and planning. She was focusing on ऑप्शन ए है पीयर प्रेशर यानी कि समूह दबाव पर, ऑप्शन बी है सामाजिक कौशलों पर, सोशल स्किल्स, ऑप्शन सी है सहयोगी कौशलों पर, कोलैबोरेटिव स्किल्स और ऑप्शन डी है संज्ञान पर यानी कि कोग्निशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, कोग्निशन यानी कि संज्ञान पर। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि रमा अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी, तो वे किस पर केंद्रित थी, संज्ञान पर। संज्ञान शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ को जानना या फिर समझना। एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया होती है जिससे विचारों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है, जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान और व्याख्या आता है। तो सबसे पहले आपको संज्ञान के बारे में पता हो जाए। संज्ञान का मतलब क्या है, जानना या फिर समझना। ठीक है, ये बौद्धिक प्रक्रिया होती है जिससे हम विचारों को प्राप्त करते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग गुस्ताव नाइसर ने अपनी पुस्तक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में 1967 में किया था। अब इसको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि ईवीएस की आपकी पेडागोजी है। ये आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, पर अच्छे से समझ कर जाइए, क्योंकि ईवीएस की या किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी थोड़ी सी हार्ड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, आपाम,
बनावट इत्यादि के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य है, यानी कि आप ईवीएस के टीचर हैं और आपने क्या किया है कि बच्चों को वृक्षों की जो गिरी हुई पत्तियां, उनका जो आकार है या पाम है, बनावट है, उसके आधार पर अलग अलग करने के लिए कहा है। तो ऐसा करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? एक शिक्षक होने के नाते आपने ऐसा क्यों किया है? ऑप्शन ए है पत्तियों के विषय में समझ में वृद्धि करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियों को अच्छे से समझ सकें, तो इसलिए हमने इस के लिए ये योजना बनाई है, ये हमने एक्टिविटी करवाई है। दूसरा है अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि के लिए, यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन स्किल्स। तीसरा है पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि के लिए, नॉलेज अबाउट लीव्स। और चौथा है उससे अध्यापन में अमूर्त प्रमोद तत्व की वृद्धि, यानी कि फन एलिमेंट इज हर हिज टीचिंग। देखो, हम चाहते तो हैं कि बच्चे खुश होकर सीखें, पर हमारा मतलब ये नहीं होता कि बच्चे फ़नी करते रहें, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि क्या है, हम उसे एक्टिविटीज़ के माध्यम से यानी फ़न के माध्यम से सिखाना तो चाहते हैं, पर हमारा एक मुख्य उद्देश्य होता है वो है बच्चों को सिखाना, ठीक है? तो ना तो पत्तियों के विषय में समझ के लिए और ना ही पत्तियों की ज्ञान में वृद्धि के लिए। हमने इसलिए किया है कि वो उसे ऑब्जर्व करें और क्लासिफिकेशन स्किल, यानी कि हमने उसके अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि के लिए उनसे कहा है। हम एक टीचर हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, हमने कहा कि आप पत्तियाँ जो हैं उनको अलग-अलग कीजिए, तो हमने इसलिए कहा है कि उसके अवलोकन और वर्गीकरण कौशल में क्या हो सके, वृद्धि हो सके, ठीक है? ठीक है, हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि ईवीएस के एक टीचर होने के नाते हम अगर के बच्चों को गिरी हुई पत्तियों के आकार, आपाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने के निर्देश देंगे, तो ऐसी गतिविधि के द्वारा शिक्षक का उद्देश्य ही होता है कि बच्चों में अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि करें। अवलोकन से वैसे होता है कि आँखों से देखना। अवलोकन मतलब क्या होता है? आँखों से देखना। इस प्रकार अवलोकन वह प्रणाली होती है जहाँ अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आँखों से उन घटनाओं को क्या करता है? देखता है और जानकारी जो होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको प्राप्त करता है। वर्गीकरण का अर्थ होता है विभिन्न वस्तुओं अथवा बिखरी हुई सामग्री को समान गुणों अथवा विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों या फिर वर्गों में क्या कर देना? विभाजित कर देना, ठीक है? तो याद रखना, अवलोकन का मतलब होता है आँखों से देखना, जहाँ स्वयं घटना स्थल पर जाकर उन आँखों से उसे देखा जाता है घटनाओं को। वहीं वर्गीकरण का अर्थ होता है वस्तुओं और बिखरी हुई चीज़ों को उसकी विशेषताओं के आधार पर श्रेणियों और वर्गों में विभाजित कर देना, ये दोनों भी याद रखना। नेक्स्ट है कि व्हाट कैन एन ईवीएस टीचर डू टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट एनवायरनमेंट एंड डेवलप अ पर्सपेक्टिव फॉर एनवायरनमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि जो विद्यार्थी हैं वे पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक क्या कर सकता है? पहला है कि टीचर विल टेल अबाउट लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल रिसोर्सेज फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डेली लाइफ। शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक और भौतिक संसाधन की सीमित उपलब्धता को बताएगा। ऑप्शन बी है शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति और वस्तुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। टीचर विल टेल अबाउट द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑन फ्लोरा एंड फौना अराउंड देम। थर्ड है कि शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। टीचर विल शो नेशनल एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। और चौथा है कि शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। टीचर विल टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन फॉर इंडस्ट्रीज। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही आंसर चुनना है। पहला ABD, दूसरा है ABC, तीसरा है BCD, चौथा है ACD। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, A, B और C, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक और भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को क्या करेगा? बताएगा। अपने आसपास उपस्थित वनस्पति और पशुओं पर मानव के व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी उन्हें दिखाएगा। पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि बच्चों में जो पर्यावरण समस्याएं हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करे और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के बारे में बुनियादी ज्ञान प्रदान करे। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में एनवायरमेंटल
इसीलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जान सकें। हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रैक्टिसेस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन प्रॉपर सीक्वेंस, यानी कि जो क्रियाकलाप आधारित अधिगम है उसके अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। ऑप्शन ए है कंडक्टिंग द एक्टिविटी, क्रियाकलाप का संपादन। ऑप्शन बी है रिवाइजिंग, पुनरावृत्ति करना। ऑप्शन सी है प्लानिंग, योजना बनाना। ऑप्शन डी है रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस, प्रक्रम पर विचार यानी फिर मंथन करना। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है CADB, ऑप्शन बी है ABCD, ऑप्शन सी है CABD, ऑप्शन डी है DCAB। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारा टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए हमारा सही आंसर क्या है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए CADB। ठीक है, सबसे पहले हमारा प्लानिंग होगा यानी कि योजना बनाई जाएगी। फिर हमारा क्या होगा, कंडक्टिंग दी एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप का संपादन होगा। फिर हमारा रिफ्लेक्टिंग ऑन दी प्रोसेस, प्रक्रम पर विचार किया जाएगा। फिर पुनरावृत्ति करना यानी रिवाइजिंग होगा। ठीक है, सबसे पहले हम किसी चीज़ की योजना बनाएंगे, फिर क्रियाकलाप का संपादन करेंगे, फिर उस पर चिंतन करेंगे, फिर पुनरावृत्ति करेंगे। ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा एक्सप्लेनेशन है कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित चरणों का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर क्रियाकलाप का संपादन किया जाता है, फिर प्रक्रम पर विचार यानी चिंतन किया जाता है, फिर पुनरावृत्ति की जाती है। क्रियाकलाप आधारित अधिगम शिक्षण के कई तरीकों को एकीकृत करता है, जैसे कि प्रदर्शन, वार्तालाप, गतिविधि, विचार मंथन, परियोजना पद्धति, वाद विवाद आदि। ये स्वयं अधिगम की क्षमता विकसित करता है और खोजी क्षमताओं, स्वयं के ज्ञान का मूल्यांकन, ज्ञान की संरचना जैसी क्षमताओं का भी क्या करता है, विकास करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रिप्रेजेंट्स एन इंटीग्रेटेड नेचर्स ऑफ EBS, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पद्धति को प्रदर्शाती है। पहला है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना। दूसरा है किसी पर्यावरण की भाषा के लिए कक्षा में आमंत्रित करना। तीसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना। और चौथा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना बनाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि क्या करना, विकसित करना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रिप्रेजेंट एन इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ EVS, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज। ऑप्शन ए है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना। ड्राइंग इंसाइट्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। दूसरा कह रहा है कि किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना। इनवाइटिंग एन एनवायरमेंटलिस्ट इन क्लासरूम फॉर अ स्पीच। तीसरा हमारा कह रहा है कि विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना। इनवाइटिंग सेपरेट टीचर्स फॉर साइंस एंड सोशल साइंस फॉर अ स्पीच। और चौथा कह रहा है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना बनाना। प्रिपेयरिंग डिफरेंट लेसन प्लान्स फॉर साइंस एंड सोशल साइंस। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि को क्या करना, विकसित करना। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी यही है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जो पर्यावरण शिक्षा है उसकी अवधारणाओं में अंतर्दृष्टि विकसित करना पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाता है। EBS यानी कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज होती है इसकी विषय वस्तु का व्यवस्थित रूप से संयोजित किया जाता है। सामाजिक अध्ययन और विज्ञान दोनों के विषय कैसे होते हैं, एकीकृत होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक में मिले हुए होते हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो छात्र हैं वे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान यानी साइंस और SST यानी कि सोशल साइंस को क्या करता है, विषयों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होते। इसके अलावा उनके पाठ्यक्रम भी प्राथमिक स्तर पर अधिगम के लिए सहजता प्रदान करता है। इसलिए मैं ये सबको एक में अच्छे से समझाना
चाहिए, ये सब कह रहा है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव विद बीच रीडर हैव बीन इंक्लूडेड इन ईबीएस, यानी कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। आपने देखा था हमने पहेली को सम्मिलित किया था, मिर्च वाली और जो काली मिर्च वाली पहेली आई थी पिछली प्रीवियस ईयर में भी मैंने आपको करवाया था 6 फरवरी को, उसमें भी करवाया था। ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो उसमें अगर हम पहेली को सम्मिलित कर रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन ए है टू कन्फ्यूज स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के मन में को भ्रमित करना। बिल्कुल गलत हो जाएगा। भ्रमित करने के लिए हम पहेलियाँ नहीं डालते, हम ये नहीं सोचते कि बच्चे हमारे भ्रमित हो जाएं, आंसर ना दे पाएँ, तो ये सब निगेटिव में जाएगा, निगेटिव में नहीं पॉजिटिव में बताना है। दूसरा है टू मेक देम प्ले, विद्यार्थियों को खेल खिलाना। खेल खिलाना नहीं, खेल खेल में सिखाते हैं, पर सिर्फ खेल खिलाना ही नहीं होगा, खेल खेल में सिखाना होता तो कर सकते थे। थर्ड है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं को आनंदित होना, यानी टू कन्फ्यूज स्टूडेंट्स एंड डिराइव प्लीजर फ्रॉम इट। नहीं, बच्चों को भ्रमित करके हम उनका आनंद उठाएं, इतने गंदे मास्टर तो हम भैया अभी नहीं बने हैं, ये भी नहीं होगा। चौथा है कि विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, टू डेवलप लॉजिकल एबिलिटी इन स्टूडेंट। देखो लॉजिक आंसर है तो लॉजिक आंसर ही दिया जाएगा। इसलिए कह रहा है कि विद्यार्थियों में क्या करना, तर्क की क्षमता विकसित करना। बिल्कुल सही है, बच्चों के अंदर एबिलिटी विकसित करना, लॉजिकल, ठीक है, हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा आंसर डी। देखो बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं पर बच्चों का खेल नहीं बनाते हैं, ना तो हम उनसे आनंद उठाते हैं, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में जो पहेलियाँ होती हैं उनको सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों में तर्क करने की क्षमता उसको हम विकसित करें। ईवीएस अधिगम की प्रक्रिया में पहेलियों का जो उपयोग है उसे करने से छात्रों की भागीदारी, एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करने में भी हमें मदद मिलती है। साथ ही खेल, पहेली प्रदर्शन, कलाकृतियाँ, फिल्म, पोस्टर, चार्ट, इन सब से भी ईवीएस कक्षा का एक हिस्सा होना चाहिए, जिससे बच्चे कह सके, उन्हें देख सके, उनसे अपने अनुभवों को अच्छे से साझा कर सके, ठीक है। और खेल के माध्यम से वो सीखते भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है कि रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? तो रीमा एक हमारी टीचर है, किसकी, ईवीएस की। उसने क्या किया कि जितने भी उसके छात्र थे उन्होंने कहा कि आपके देश के जो विभिन्न विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में त्योहार उत्सव सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उन पर जानकारी को एकत्र करो, ठीक है, और उन्हें प्रदर्शित करना क्लासरूम में। तो इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? अगर आप हैं ईवीएस के टीचर तो आपने ऐसा क्यों किया है? ऑप्शन ए है कि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए, नो अबाउट द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन द कंट्री। नहीं, हम इसलिए ऐसा नहीं करेंगे कि हम जाने त्योहारों के बारे में, कौन पॉपुलर है, कौन सा सबसे अधिक, कौन सा कम है। इसके पीछे ये उद्देश्य तो सही नहीं है। दूसरा है कि हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, सेंसिटाइज स्टूडेंट्स अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर इन आवर कंट्री। और तीसरा है हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाया जाए, मेक अ रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। ये भी नहीं होगा। हम सिर्फ इसलिए बच्चों को नहीं समझाएंगे कि हमें क्या बनाना है, हमें एक रिकॉर्ड बनाना है, तो निगेटिव में जाएगा। चौथा है कि विभिन्न त्योहारों को उत्सव रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, मोटिवेट स्टूडेंट्स टू सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। अच्छा है पर उतना अच्छा आंसर नहीं है। सबसे अच्छा आंसर हमारा ये दे रहा है कि हमारे देश में जो संस्कृति की विविधता है उसके विषय में विद्यार्थियों को क्या बनाए, संवेदनशील। उन्हें समझाएं कि हमारे देश में अनेकता में एकता है और हमारे अलग अलग जो त्यौहार होते हैं वो सब एक ही जैसे होते हैं, यानी कि सबका अपना महत्व होता है, सबकी अपनी संस्कृति होती है, सबके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन भी ही हो जाएगा, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी सेम ही है कि जो रीमा है वो अपने विद्यार्थियों में अलग अलग तरह के त्योहारों के उत्सव के बारे में जानकारी एकत्र करने को कहती है, यानी कि वो उन्हें सेंसिटिव बनाना चाहती है और देश की संस्कृति के बारे में बताना चाहती है, क्योंकि घर देश की जो भौगोलिक स्थिति है, उसकी अर्थव्यवस्था है, वो सब अलग अलग है, वहाँ का रहन सहन भी अलग अलग होता है और हमारे देश में अनेकता में क्या होती है, एकता होती है। नेक्स्ट हमारा है कि आदित्य, एक ईवीएस शिक्षक, अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्हें चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनानी सीखी। यानी कि जो आदित्य है उसने अपनी जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उस टीचर के साथ बैठ गया और उनसे कहा कि मैम हमें सिखाइए। तो चिकनी मिट्टी जो होती है उससे कई सारी चीज़ें उसने बनाना सीख लिया। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और अपने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकना मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रिया
क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया और एक भिन्न दृश्य बनाया। तो इस तरह अवसर किस बारे में प्रदान किया जाएगा, यानी कि इस तरह का हमें किस चीज़ के लिए अवसर प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है कि टू स्टूडेंट टू डिस्प्ले देयर टैलेंट, यानी विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का। हाँ, बहुत अच्छा है। दूसरा है जिससे कि वे अपनी क्षमता को बेहतर कर सकें, सो डैट ही कैन इम्प्रूव हिज कॉम्पिटिशन्स, ये भी अच्छा है। थर्ड है विद्यार्थियों में प्रतिद्वंदिता को मन में बैठाना, बिल्कुल गलत बात है। जो इंस्टिल कॉम्पिटिशन्स इन स्टूडेंट्स, नहीं, प्रतिद्वंदिता मन में नहीं बैठानी है। थर्ड वाला कट जाएगा, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए और बी। हमने इसलिए सीखा है कि हम क्या करें, विद्यार्थियों में उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करें और उनकी क्षमता को जानें, ना कि उनकी प्रतिद्वंदिता को बैठाएं। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी सेम ही कहेगी कि जो आदित्य है वो एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के साथ बैठे, यानी कि आदित्य के जो टीचर है, ठीक है, ईवीएस का, वो अपने विद्यार्थी को साथ बैठे, उसने चिक्की मिट्टी से कई सारी चीज़ें बनाना सीखा है। तो वो चाहता है कि उसके बच्चे जो उनकी प्रतिभा है उसको बाहर निकालें और आपस में घुल मिल कर रहें और अच्छे से व्यवहार करें और अच्छे से इन चीज़ों को सीखें। ठीक है, लेकिन वो प्रतिद्वंदिता को बिल्कुल ज़्यादा विकसित नहीं करना चाहता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि इफ़ यू फाइंड एनी टॉपिक्स इन ईवीएस डिफिकल्टीज टू टीच, व्हाट वुड यू डू एज ए टीचर, यानी कि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना बहुत ज़्यादा कठिन लगता है तो अब शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। पहला है कि मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे, रिपीट द मेन पॉइंट्स। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, डू क्वेश्चनिंग विद स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी है रीड इट एंड टीच इट, यानी उसे पढ़िए और पढ़ाइए। चौथा है कि समूह शिक्षण रणनीति का प्रयोग करेंगे, यूज स्ट्रेटजी ऑफ टीम टीचिंग, यानी कि आप हैं, अपने खुद को ले मान लीजिए आप ईवीएस के टीचर हैं, आप कोई सब्जेक्ट मतलब कोई पढ़ा रहे हैं ईवीएस में कोई टॉपिक, तो आपको वो पढ़ाना नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज फील कर रहे हैं, तो आप करेंगे क्या, मुख्य बिंदुओं को बार बार दोहराएंगे कि विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगेंगे कि उसे पढ़ाइए और पढ़िए और पढ़ाइए, नहीं आप उसे पढ़ेंगे फिर पढ़ाएंगे, या फिर समूह शिक्षण रणनीति का प्रयोग करेंगे। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। हम क्या कर सकते हैं, समूह शिक्षण रणनीति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप ईवीएस के टीचर हैं, कोई विषय आपको पढ़ाना कठिन लगता है तो आप क्या कर सकते हैं टीचर के रूप में कि समूह शिक्षण रणनीति का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे कि समूह शिक्षण या टोली शिक्षण या सुव्यवस्थित प्रणाली होती है, ये बहुत अच्छे से व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कई सारे टीचर्स होते हैं, वो मिलकर विद्यार्थियों के एक समूह को अनुदेशन प्रदान करते हैं और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षण का क्या लेते हैं, उत्तरदायित्व, ताकि शिक्षण के उद्देश्य के अनुसार समूह शिक्षण के कार्यक्रम में जो आवश्यक शिक्षण परिवर्तन है वो लाया जा सके। इसके अंतर्गत प्रथम सोपान में समूह शिक्षण की योजना तैयार की जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एन ईवीएस एक्सिबिशंस एंड ईवीएस exhibitions were organized in Aarti's school. According to you, which of the following is the most appropriate objective? यानी आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। पहला है विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना, यानी सेटिस्फाई स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, बिल्कुल गलत बात है। हमारा ये उद्देश्य नहीं होता है कि माता पिता को संतुष्ट करें। ठीक है, और हमारा सेकेंड ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्देशित करें, चैनलाइज क्रिएटिविटी इंस्टिकेट्स इन लर्नर्स। तीसरा है प्रधान अध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करें, प्लीज द प्रिंसिपल एंड कलीग्स, ये भी गलत है। चौथा है विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण दे, ये भी गलत है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। यही हमारा पॉजिटिव लग रहा है कि विद्यार्थियों में क्या करें, रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्देशित करें, क्योंकि क्या होगा, हम विद्यार्थी और माता पिता को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, प्रधानाध्यापक सहकर्मी को प्रसन्न करके करेंगे क्या, भावी पेशों को क्यों अभी छेड़ना, अभी तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो अभी उनमें रचनात्मक प्रवृत्ति को ही विकसित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है
कि आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी है, उसका आयोजन किया गया है। आप खुद को मान लीजिए कि आपके विद्यालय में ईवीएस की प्रदर्शनी लगी है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपने बच्चों को क्या करें, रचनात्मक प्रवृत्ति उनमें विकसित करें। साथ ही पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण के उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो एनवायरमेंटल है उसकी सेफ्टी सही से बनी रहे, कैसे हम उसको अच्छे से संरक्षण कर सकें, उसके उपायों के बारे में बता सकें, विद्यार्थियों में उत्साहवर्धन कर सकें और उनके विचारों को कई सारे अवसर भी प्रदान कर सकें, उनमें पर्यावरण का ज्ञान जागृत कर सकें और अवसर प्रदान करने के लिए कुछ नए कार्यों के लिए भी अग्रसर उन्हें कर सकें। नेक्स्ट है, द मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन ईवीएस डज नॉट डिपेंड अपॉन। ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि किस पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन ए है कि विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, स्कूल इस फेलोशिपी। ऑप्शन बी है संसाधनों की उपलब्धता पर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन सी है बच्चों की आवश्यकताओं पर, यानी कि नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। और ऑप्शन डी है कि बच्चों की पूर्व अधिगम अनुभवों पर, प्रेरल लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर। ईवीएस में जो शिक्षण अधिगम के प्रक्रम की विधि होती है विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईवीएस का शिक्षण अधिगम प्रभावी होगा यदि शिक्षक, टीचिंग ऑफ ईवीएस वुड बी मोर इफेक्टिव इफ द टीचर। ऑप्शन ए है कि विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें, कंडक्ट्स वेरियस मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट एक्टिविटीज़। हाँ, ये हो सकता है कि हम अभी जो ईवीएस पढ़ा रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, आपको और मज़ा आएगा। हम क्या करेंगे कि अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का उसमें संचालन करेंगे। सेकेंड है का अपने विषय पर अधिकार हो, हैज़ कमांड ऑन हिज हर सब्जेक्ट। तीसरा है कि विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य नियत कार्य दें, गिव्स होम असाइनमेंट्स आफ्टर फिनिशिंग द टॉपिक। गलत हो जाएगा, गृह कार्य देने से इफेक्टिव कैसे बनेगा। चौथा है विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दें, टेल्स ऑब्जेक्टिव्स टू स्टूडेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक। थोड़ा बहुत सही है, लेकिन सबसे अच्छा हमारा यही है कि विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी सेम ही कह रही है कि ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी हो सकता है यदि शिक्षक अपने विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। ईवीएस का शिक्षक होने के नाते हम इसको और प्रभावी बना सकते हैं कि कहानी और कविताओं से बच्चों को उनके साथ जोड़ें। ईवीएस पढ़ाएं कहानी और कविताओं के माध्यम से, उन्हें अपने जो है उस जीवन से जोड़ दें, वास्तविक जीवन से। एक प्रभावी सीखने का माहौल प्रदान करें, भाषा की क्षमता को बढ़ावा देने के साथ साथ उसे और अधिक रोचक बनाएं, विविध संदर्भ में सीखने में सहायता करें और रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने में भी मदद करें। तो ये बहुत ज़्यादा हो सकता है इफेक्टिव। नेक्स्ट है ईवीएस टीचिंग शुड इंकरेज प्रोसेस स्किल्स विच आर द कोर ऑफ इंक्वायरी, बेस्ट हैंड्स ऑन लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल। ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है। ऑप्शन ए है डिटरमिनिंग, ऑप्शन ए है नियत करना, ऑप्शन बी है प्रेक्षण करना, ऑप्शन सी है पूर्व अनुमान लगाना और ऑप्शन डी है निष्कर्ष निकालना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नियत करना। ये कौशल नहीं है, जबकि प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना ये तीनों कौशल हैं। ठीक है, ये भी है कि ईवीएस के जो शिक्षण है उसकी प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम को घटनाएं होती हैं। ठीक है, इसमें जो है वो नियत करना एक कौशल नहीं होता है, जबकि प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना ये सारे जो होते हैं ये इसके कौशल होते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 इन्वायरमेंटल स्टडीज एज अ सब्जेक्ट शैल बी टॉट इन। ऑप्शन बी है क्लास 2nd एंड 3rd, ऑप्शन बी है क्लास 3rd, 4th एंड 5th, ऑप्शन सी है क्लास 6th एंड। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 3rd, 4th एंड 5th। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर क्लास 3rd, 4th और 5th में स्थान दिया गया है। वर्तमान शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।
ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे। पहला है प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देकर। तीसरा है किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से। और चौथा है कि कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता और उपयोग संबंधी चर्चा करके। सबसे अच्छा यही लग रहा है, सही आंसर हमारा ऑप्शन डी ही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज हमने ईवीएस के प्रीवियस ईयर की बात कर ली है।